नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, यूं तो हमारे देश में एक परंपरा रही है कि जब भी कोई प्रदेश का चुनाव होता है तो केंद्र में ज़रूरत पड़ने पर मंत्रिमंडल का विस्तार होता रहा है। अभी भी 5 प्रदेशों के चुनाव एकदम सिर पर हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो चिर प्रतीक्षित एक काफी समय से जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तो अंततः वो समय अब आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार संभवतः 8 तारीख को ये मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, तो उसका मेन मकसद क्या है। तो अगर हम सारे घटनाक्रम के ऊपर नजर डालें तो 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आती हैं। पहली तो ये कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से ही एक नीति बनाई कि 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए, तो उसके तहत सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार से भी पहले एक बड़े स्तर पर उपराज्यपाल और राज्यपालों का एक फेरबदल हुआ, कुछ का स्थानांतरण हुआ। और उस बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण एक घोषणा हुई, जो एक नियुक्ति हुई, वो थे श्री थावरचंद गहलोत, जो कि जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से उनके मंत्रिमंडल के वो कैबिनेट के मंत्री रहे हैं। बहुत ही सीनियर भाजपा के नेता माने जाते हैं और भाजपा के जो दलितों का चेहरा, वो एक बहुत बड़ा एक दलितों का चेहरा माने जाते हैं। राजस्थान से आते हैं थावरचंद गहलोत, और भाजपा की जो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत जो इकाई है, जो उनका एक संगठन के नाते पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी वो लगातार बने रहे हैं। तो ऐसे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर भेजा जा रहा है, उनकी नियुक्ति हो गई है, यानी उनको मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही जिस तरह से खबरें छन छन के आ रही हैं, इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है उसमें युवाओं को बहुत बड़ा एक प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जो पूरे देश भर में एक संदेश देना चाहते हैं कि वो नई पीढ़ी को आगे ला रहे हैं, भारत के युवा वर्ग को आगे ला रहे हैं, तो उस युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद जो नया स्वरूप निकल कर आएगा, उस मंत्रिमंडल में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जहां एक और लद्दाख के युवा नेता, वहां के जो सांसद हैं, उनको मंत्री बनाए जाने की संभावना है। कर्नाटक के 1-2 ऐसे युवा मंत्री सांसद संसद सदस्य जो हैं, उनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। ऐसे अपुष्ट खबरें जो हैं अभी राजनीतिक गलियारों में वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते हैं अपने ऐसे फैसलों के लिए, कुछ ऐसे निर्णयों के लिए जो कि चौंका भी देते हैं, लेकिन उनकी जो नीति है, जो उनके जो एक नीतिगत मामले हैं, या जो एक नए भारत की कल्पना वो करते हैं, उस नए भारत की कल्पना में सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से कर पा रहे हैं या नहीं, इस बात का एक बहुत बड़ा एक उसके अंदर रोल रहता है कि वो मंत्री प्रधानमंत्री मोदी हों या पूर्व में वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों। परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया रहता है। परफॉर्मेंस के साथ साथ ये भी है कि बहुत से ऐसे सीनियर मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, जिनके पास एक से कई ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। तो स्वाभाविक रूप से जब नया चेहरा होगा, नया कलेवर होगा, नए मंत्री आएंगे, तो वो मंत्री जो बहुत सीनियर मंत्री हैं और अभी बहुत सारे विभागों को देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए ये भाषा यूज करें कि उनके पर कतरे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो सभी सीनियर मंत्री जिनके पास एक से ज्यादा बड़े मंत्रालय हैं और उनके वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनसे वो विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए जा रहे हैं, दिए जा सकते हैं, ऐसा
हमारा भी मानना है और राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है, जो सूत्रों से खबर आ रही है, उसके अनुसार भी उनके मंत्रालयों में कटौती की जा सकती है। जैसे अगर हम सीनियर मंत्रियों की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, ये सभी ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पास एक से कई कई ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है। तो अब जबकि बहुत कई बड़े चेहरे भी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है, कुछ का तो कंफर्म है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे हैं, उनकी भी मंत्रिमंडल में आने की चर्चा है। तो स्वाभाविक रूप से इन सभी मंत्रियों का, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, इनसे कुछ मंत्रालय ले लिए जाएंगे और नए मंत्रियों को दिए जाएंगे। लेकिन इसमें साथ में यह भी है कि कुछ मंत्री ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल से निवृत्त करके उनको संगठन में भेजा जा सकता है और संगठन में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की, तो उन्होंने तो स्वयं ही इच्छा जाहिर की है कि वो मंत्रिमंडल छोड़कर संगठन का काम करना चाहती हैं। अगर हम बात करें प्रकाश जावड़ेकर की, उनके बारे में चर्चा है कि चाहे उनको परफॉर्मेंस बेस्ड कह लीजिए या फिर भाजपा में जो मीडिया सेल है उसको और ज़्यादा चाक चौबंद बनाने की ज़रूरत समझ लीजिए, तो हो सकता है प्रकाश जावड़ेकर को ड्रॉप किया जाए, उनको भी संगठन में भेजा जाए। और बाकी जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन है, स्वास्थ्य मंत्री के नाते उन्होंने बढ़िया काम किया, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय उनके पास एक्स्ट्रा है, वो किसी को भी दिया जा सकता है। पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्रालय के साथ साथ रेलवे मंत्रालय भी संभालते हैं, तो ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट मिनिस्टर बनकर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाए। रविशंकर प्रसाद के पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय संभालते रह सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से स्टील मंत्रालय उनसे लेकर किसी और को दिया जा सकता है। अगर हम नितिन गडकरी की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। अपना जो उनका सड़क परिवहन मंत्रालय है उसके अंदर जिस तरह से वो मंत्रालय काम कर रहा है, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सरकार हो, जनता हो, उस मंत्रालय के कामों की भूरी प्रशंसा की जा रही है। और स्वाभाविक रूप से उनके पास जो एमएसएमई मंत्रालय है जिसके वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हो सकता है वो भी किसी को दिया जाए। तो ये तो हो गया एक इस मंत्रिमंडल के बदलाव का एक चेहरा या एक कारण या एक इसका एक मेजर फीचर जो रहेगा। एक दूसरा जो सबसे बड़ा कारण इस मंत्रिमंडल बदलाव का है वो है आने वाले विधानसभाओं के चुनाव, जिसमें अभी 6 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के चुनाव हैं। और अगर हम लेटर स्टेज पर देखें तो गुजरात में, हिमाचल में, कर्नाटक में भी और इवन राजस्थान में भी 2024 के चुनाव से पहले वहां पर विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। लेकिन अभी स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी नजर, सबसे बड़ा जो एक स्टेक है भारतीय जनता पार्टी का, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से 80 लोकसभा सदस्य आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, ये तय है। तो उस नाते उत्तर प्रदेश को एक बड़ा प्रतिनिधित्व मिल सकता है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। और जहां तक संभावना व्यक्त की जा रही है, इस विस्तार में एक जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की जाएगी, जिसके नाते अगर हम कहें कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रीता बहुगुणा प्रदेश से बुलाकर उनको देश में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर हम बात करें एक दलित चेहरा, तो रामशंकर कठेरिया को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। अगर हम कहें कि मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकार में होना चाहिए, तो उस नाते जफर इस्लाम की भी लॉटरी खुल सकती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी उनका जिक्र किया था। अगर हम एक दो और नामों की चर्चा करें तो वरुण गांधी भी मंत्रिमंडल का एक हिस्सा बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। स्वाभाविक तौर से मेनका गांधी ने पिछली बार मंत्री पद नहीं लिया था, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने के नाते वरुण गांधी मंत्री बनाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा से आते हैं डॉक्टर अनिल जैन,
हालांकि वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, फिरोजाबाद के हैं, तो उनका भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। अगर हम संगठन की बात करें तो अभी संगठन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे भूपेंद्र यादव, उनको भी मंत्रिमंडल में लिए जाने की जोरदार चर्चा है और जैसा कि लग रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। अगर हम कुछ और नामों की चर्चा करें, राजस्थान से भी कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है वो है बिहार का। बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये एक ताल ठोक रखी है कि उनके 4 मंत्री होने चाहिए, तो अब प्रधानमंत्री मोदी उसके कितने दबाव में आते हैं इस प्रेशर के, या कितने दबाव में नहीं आते, यह तो सिर्फ प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। और परसों जब संभावित रूप से मंत्रिमंडल विस्तार होगा तभी हम लोग ये जान पाएंगे कि बिहार से जनता दल यू को कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, क्योंकि 2 मंत्रियों की चर्चा तो बहुत जोरदार तरीके से है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। वो चाहे ललन सिंह हो, चाहे आरसीपीसी सिंह हो, उनका तो मंत्री बनाया जाना तय है, लेकिन 2 और मंत्री नीतीश कुमार के कोटे से आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि पहले से ही 5 मंत्री बिहार से हैं। अगर 5-6 मंत्री और आ जाएंगे तो आप सोचिए कि 81 मंत्रियों में 10 मंत्री केवल बिहार प्रदेश से हो जाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी, जो सभी पूरे देश को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, या सभी जातियों को, धर्मों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, एक बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं, वो बिहार को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व अपने मंत्रिमंडल में देंगे या नहीं देंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें एलजेपी की, तो एलजेपी में जिस तरह से अभी पिछले दिनों का घमासान है, तो उसके चलते पशुपति पारस नाथ का मंत्री बनना तय है। और पशुपति नाथ की अगर हम निकटता की बात करें या उनके ऊपर वरद हस्त की बात करें, तो नीतीश कुमार का भी उनके साथ एक बहुत ही बढ़िया जो संबंध निकल कर आया है, वो लग रहा है कि नीतीश कुमार की सहमति होगी उनके लिए। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के अगर हम नजरिए से देखें तो वो सरप्राइज देने के लिए बहुत हमेशा प्रसिद्ध रहे हैं। तो हो सकता है कि नीतीश के प्रेशर को दरकिनार करते हुए चिराग पासवान को भी मंत्री बना दिया जाए, ये एक संभावना है, ये हमारा आकलन है। अंततः होना क्या है ये तो हमें परसों मंत्रिमंडल विस्तार के समय ही पता लग पाएगा। रही बात सुशील मोदी की, तो सुशील मोदी जितना भाजपा के कोटे के हैं उतना ही शायद नीतीश कुमार के कोटे से भी मंत्री बनने जा रहे हैं। अब उनको मंत्री भाजपा अपने कोटे से बनाएगी या उनको भी नीतीश के कोटे में रखेगी, ये उनका आपस का मामला है। तो हम लोग लगातार इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए और मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी कोई भी नई से नई खबर जो भी होगी वो हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट देकर हमें अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।